नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, भारत की राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है और जो भारत का विपक्ष है उसको सलाह मशवरा आज वो लोग भी दे रहे हैं जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। बीजेपी मस्त है अपनी मस्ती में, क्योंकि जब सामने मजबूत विपक्ष ना हो या पत्ते अपने तरीके से चले जा रहे हों तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। संवैधानिक संस्थाओं पे पूरी तरीके से इनका कब्जा है, पैसे में आप इनको हरा नहीं सकते और विपक्ष में ऐसा एकता नहीं है जो इनका मुकाबला कर पाए। लेकिन फिर भी छिटपुट बातें ये होती रहती हैं जो दिखाती हैं कि इतने मजबूत होने के बावजूद अंदर से ये कितने कमज़ोर लोग हैं कि हॉर्मुज में भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाया जाए और हम कुछ कर ना पाएँ, एक प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं कर सकते हम मजबूत डेमोक्रेसी के लोग। और इसमें कई पहलू हैं। एक पहलू ये भी है कि जो मर्चेंट नेवी में काम करने वाला युवक है वो इसमें मारा जाता है और उनके पिता का सोशल मीडिया पे उनके पिता रोज़ाना जेनोसाइड की बात करते थे, मुसलमानों को ख़त्म करने की बात करते थे और जो नफ़रत वो मुसलमानों के प्रति रखते थे, आज उस नफ़रत का परिणाम ये है कि आज उनको ज़िंदगी में इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा है। उस आदमी से तो खैर क्या सहानुभूति होगी, लेकिन मुझे उनकी माँ से ज़रूर है जिनका बेटा गया है। उन्होंने पाला पोसा अपने बच्चे को और नफ़रत से दुनिया नहीं जीती जा सकती। इसके अलावा राहुल गांधी का बयान चर्चा में है। उन्होंने जो इंडिया गठबंधन में कहा है कि कांग्रेस की आलोचनाएं करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सड़क पे प्रतिरोध नहीं कर सकते तो भूल जाइए, आप बीजेपी को हरा सकते हैं। खरी खरी दो टूक बातें हैं। इसके अलावा एक सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने मोदी जी को एक नया नाम दे दिया, पुसी कैट। अभी लाल आंखों वाला 56 इंची आदमी जिसके ताप कोई भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको पुसी कैट बोल दिया। कोई बात हुई है? और राहुल गांधी तो खुद को बब्बर शेर बताते हैं, तो पुसी कैट तो सत्ता कर रहे हैं और उनके सामने कोई विपक्ष नहीं है, राज कर रहे हैं और बब्बर शेर धक्के खा रहा है। तो ये है भारत की राजनीति। इस पर आप अपने विचार रख सकते हैं। इन्हीं बातों पे चर्चा करते हैं त्यागी जी के साथ। जी सर, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप इस चर्चा को, जहाँ कई सारे मसले हैं, क्योंकि 2-3 दिन से हम बैठ के बात नहीं कर पाए। और पहले तो यही बता दो आप मुझे, इस सुब्रमण्यम स्वामी का क्या इलाज है? कहीं से भी शुरू कर लो। और भारत में जन्म लेने का और सनातन धर्म में जन्म लेने का बड़ा अच्छा, मतलब मुक्ति पाने का तरीका सब माया है, खेल है। क्यों गंभीर होते हो उस खेल में? पर वो इच्छा है, जो हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, पत्ता उसके बिना हिलता नहीं है। सही बात है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद ये समझाने की चीज़ें अपने आप को, आदमी का दिमाग 1-2 मिनट बाद फिर से सक्रिय होता है कि ना, ऐसा नहीं है, चीज़ें मुझे खुद ही संभालनी पड़ेंगी और कोई तरीका नहीं है। तो भगवान पे हम कुछ पलों के लिए चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है। वो कहता है कि मैंने तुझे सारा सामान दे रखे हैं, सारे औजार दे रखे हैं, तो खुद इसका समाधान निकालना। तो आपने कहा सुब्रमण्यम स्वामी से शुरू करूं, श्री गणेश वहाँ से करें। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो तो लगातार वर्षों से मोदी जी पे हमले कर रहे हैं। और ये बहुत ही बिलो दी बेल्ट हमला है। पुसी कैट तो इससे तो बहुत आगे आगे तक की क्या होती है वैसे पुसी कैट? पुसी कैट कोई बहुत बुरा शब्द नहीं है। अच्छा। पर हमें लग रहा है, मतलब एक ऐसा आदमी जो निर्णय ना ले सकता हो, कमजोर हो, है ना, सही अर्थ तो यही निकलता है पुसी कैट। हाँ, उसी तरीके का है। और बाकी आदमी के दिमाग की सीमाएं हैं, आप अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं किसी भी तरीके की। बिल्लियां तो आपको वैसे पसंद हैं? मेरे पास कई सारी बिल्लियां हैं और मैं उनको बड़ा प्यार करता हूँ। तो ऐसे ही ना CIA ने कुछ बिल्लियां पाल रखी हैं, तो जिन्हें CIA बहुत प्यार करता है वो उनके लिए काम करती हैं। कुछ मोसाद की बिल्लियां हैं, तो जो ताकतवर लोग होता है वो अपनी बिल्ली छोड़ देते हैं इधर उधर। वो बिल्ली बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं फिर उनके लिए। तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस धरती पे। अच्छा जी। हाँ, ये मोदी जी को भी पता है, क्योंकि जितनी गालियाँ सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी जी को दी हैं
सच में सर, कोई नहीं दे सकता। एक आदमी जो देश का ऑलमोस्ट तानाशाह बन चुका है, हाँ, और जिसने विपक्ष को खत्म कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, संस्थाओं पे कब्जा कर लिया, जो अपनी विफलताओं के लिए नेहरू को जिम्मेदार बता देता है, जो देश की जनता का मूर्ख बनाता है, उस आदमी को, एक आदमी जो सिंपल एक वकील है, वो रोजाना गिरियाता है सर, रोजाना ऐसी बातें करता है जो मतलब किसी भी तानाशाह को नामंजूर होंगी, और वो चुप है, खामोश है। अब सुब्रमण्यम स्वामी को अगर किसी ने चुनौती दी है तो वो है मधुकेश्वर। उनकी भाषा सुब्रमण्यम स्वामी से भी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। वो तो पता नहीं क्या क्या करती है, और वो भी सुरक्षित हैं, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ना। हालांकि कोई केस उन पर दर्ज हुआ है, लेकिन क्यों नहीं बिगड़ना, ये सोचने वाली बात है। अगर सबको डराने वाला व्यक्ति किसी से डरता है तो इसका अर्थ साफ है कि कहीं ना कहीं कमजोर नस है जो जिसको पता है। तो विदेश में एक बैठा है ट्रंप, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको बहुत कुछ पता है, और वो जैसा चाहता है वैसा आचरण मोदी जी करते हैं। अब चाहे 3 लोग मरे हों या चाहे 30 मर जाएं, क्यों नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो नस वहाँ भी दबी हुई है, नस भारत में भी दबी हुई है। तो जो जो इनका सत्य जानते हैं उनको ये कभी नहीं छेड़ते। और ये सच काफ़ी हद तक इनको ये पता है कि राहुल गांधी भी जानता है। और राहुल गांधी ने बार बार ये कहा है कि मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं, कि मैं भी जानता हूँ और मोदी जी भी जानते हैं। जब इस आदा में राहुल गांधी कहते हैं ना, तो शक पैदा होता है कि वास्तव में कुछ ऐसा है जो राहुल गांधी को पता है। तो ये तानाशाह की या मतलब ऐसे इस तरह के व्यक्तित्व की ये विशेषता होती है कि वो जो कमज़ोर हैं उनको डराता है, और जो ताकतवर हैं उनके सामने भीगी बिल्ली बन के बैठ जाता है। वो आपने देख लिया, बरसों से यही सारा कुछ हो रहा है। अब हम आते हैं राहुल गांधी का जो भाषण हुआ है 8-9 मिनट का, और जिसने बड़ी धूम मचाई है चारों तरफ, उसकी बहुत चर्चा है। राहुल गांधी ने पहली बार बोलते तो रहे हैं वो लगातार, सच में गांधी की आवाज़ में बात की है। जो गांधी के हथियार थे उनको वो निकाल कर लाए वहाँ से। और ये संयोग देखे कि लगभग 100 साल पहले गांधी इसी तरह की चीज़ों का सामना कर रहे थे। महात्मा गांधी को पता था कि उनकी लड़ाई उस ब्रिटिश साम्राज्य से है जिसमें कभी सूरज नहीं डूबता, और बहुत ताकतवर लोग थे वो। उस समय कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जिसके पास तरह तरह के हथियार हैं, संसाधन, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसे में उन्होंने एक रास्ता चुना, सिविल नाफरमानी का, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और वो हथियार इतना कारगर रहा कि अंग्रेज ने उसके सामने हथियार डाल दिए एक तरीके से। लॉर्ड माउंटबेटन की आप श्रद्धांजलि देखिए 1948 में, जो उन्होंने गांधी जी के मरने के बाद कही कि गांधी जी ईसा और बुद्ध के इस तरह के व्यक्ति थे। तो गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन किया, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, और उसके बावजूद तमाम दुनिया ने उनकी महानता को माना और उसको सिरोधार्य किया। तो गांधी अपने आप में एक ऐसी रेमेडी है हर चीज़ की भारत में, कि जिसका सहारा वो लोग भी लेते हैं जो गांधी से नफरत करते हैं। गांधी की आप उपेक्षा करके भारत में सार्वजनिक जीवन में नहीं रह सकते। तो जो अब जैसे मोदी जी कई बार गांधी जी का सहारा लेते हैं, तो फर्जी है, इनकी कोई आस्था थोड़ी है उसमें। चूँकि एक ही समय में आपकी गोडसे में भी आस्था हो और गांधी में भी हो, ये संभव नहीं है। या तो आप गांधीयन है या आप गोडसे के साथ। अगर आप गोडसेवादी होते हुए गांधी को मान रहे हैं तो इसका मतलब आपको लग रहा है कहीं गांधी मजबूरी है। तो ये कहते हैं ना, मजबूरी का नाम गांधी। तो मजबूरी का नाम गांधी इन लोगों के लिए है जो सब कुछ होते हुए भी, तथाकथित शक्तियाँ होने के बाद भी, जिनके पास कोई हल नहीं होता चीज़ों का, और वो मजबूरी में गांधी को मानते हैं। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी गांधी को मजबूरी में नहीं मानते हैं। हो सकता है कांग्रेस में बहुत लोग ऐसे रहे हों, चूँकि व्यक्ति अलग हो सकते हैं, विचारधारा की ताकत अपनी होती है, और जिस विचारधारा को समूची दुनिया ने मानना है, और जिस कांग्रेस के लिए वो तय की थी महात्मा गांधी ने, वो तो उसको भुला ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ कहा है, और कहा किसके बीच में है, कि जहाँ इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी थे। देखिए, एक तो इनको ये लग रहा है, जो और लोग साथ में बैठते हैं, कि सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस की जिम्मेवारी है कि वो पका पकाए इनको माल देते हैं तैयार करके। ये संभव नहीं है।
हर प्रदेशों में आजकल क्या है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और ये क्षेत्रीय पार्टियां एक दौर में धर्मेंद्र जी बहुत बगल गिर रही हैं, बड़ा इनका प्रेम रहा है भारतीय जनता पार्टी से। सब अलायंस इन्हीं के कंधे पे चढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी आज तक यहाँ पहुंची है। तो इनकी ये जो सारे जितने समाजवादी हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले हैं, जो ताकतवर लोग हैं, चाहे अखिलेश हो चाहे तेजस्वी हो, जो इस तरह की पार्टियां हैं, ये कांग्रेस से भी नफरत करती हैं और भारतीय जनता पार्टी से इनका आवश्यकता पर आधारित प्रेम चलता रहता है। अब जैसे ममता जी एनडीए का हिस्सा रही हैं, अलग हो गई फिर, और नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहे, फिर इधर आ गए। तो ये लोग जो इधर उधर होते रहते हैं ना, इनका कोई स्टैंड नहीं होता, और ये देश की जनता भी जानती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना एक स्टैंड लेके चलती है। अब राहुल गांधी इनके चरित्र से बखूबी लड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी की लड़ाई दो केंद्रों पे है, दो बिंदुओं पे है। एक तरफ तो भाजपा की विचारधारा से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो इन लोगों को जो बैठी हैं, तीसरी ताकतें, थर्ड फ्रंट जिसको कहता है, इनसे भी इनकी लड़ाई है। इस थर्ड फ्रंट के लोगों को ये लग रहा है कि जो कुछ दांव पे है वो राहुल गांधी का है। लेकिन ये भूल रहे हैं, राहुल गांधी ने इनको याद दिलाया है कि हमसे ज़्यादा तुम्हारा भी है, और तुम जब ये सत्ता पलट लेते थे इन परंपरागत तरीकों से, तुम्हारी सरकारें आ जाती थी, वो दौर अब खत्म हो गया। अब अलग तरह की राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड इस मामले पर। आप देख रहे होंगे वर्षों से वो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो चुका है, संस्थाएं सारी चली गई हैं भाजपा के कब्जे में, और अब लड़ाई उस तरह से नहीं हो सकती। अब बार बार अभी जो ताज़ा परिणाम बंगाल जिस तरीके से छीना गया, उसके बाद थोड़ी सी चिंता अखिलेश यादव को ही, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी आशंका है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए, रोक कोई नहीं सकता, भाजपा जब जहाँ चाहेगी, जो चाहेगी वो करेगी, ठीक है। तो वो एक ही पल में ये समझा रहे हैं इन लोगों को कि भाई मैं तो मरूंगा, ठीक है, बट बचोगे तुम भी नहीं। अंदर से सच इनको भी पता है, लेकिन ये शेर बन जाते हैं अपने आप को, और भाजपा इनका इस्तेमाल कभी भी कर लेती है, ये चीज़ इनको भी पता है। तो राहुल गांधी ने पहले तो उनको ये कहा कि भैया आपने जितनी बजे गाली देनी, इसका मतलब बैठक में पहले गालियाँ दी गई, वो अंत में बोले होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप देते रहिए, मैं तो नीलकंठ हूँ, इस विष को पी जाऊँगा। तो बड़ा दिल दिखाया उन्होंने ये बात कह के, और उन्होंने उस समय उन लोगों को शर्मिंदा किया है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को हटा नहीं पा रहे हैं तो ये इसके लिए आप सब लोग जिम्मेवार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप जो कहते हो कि भाई इलेक्शन की लूट 40% कह रहे हैं तेजस्वी, अखिलेश कुछ कह रहे हैं, और ममता दीदी कहती हैं कि 80% लूट हुई है, बल्कि मुझे पहले दिन से पता है कि 100% लूट है। और अब आपको वो माहौल उन्होंने आगाह किया, उनको सचेत किया है कि अगर आप सोच रहे हो भविष्य में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी लेवल प्लेइंग फील्ड, तो ये नहीं मिलेगी। और ऐसे में एकमात्र तरीका ये है कि आप लोगों के पास जाओ, प्रतिरोध की राजनीति करो। प्रतिरोध शब्द ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ी बात है, लेकिन इसमें शस्त्र ही नहीं उठाने। संविधान की मर्यादा के अंदर लोकतांत्रिक ढंग से गांधी के रास्ते पे चलते हुए आपने ये सारा काम करना है। तो राहुल गांधी ने तो अपना फ़र्ज अदा कर दिया, और उन्होंने ये भी बता दिया कि मेरा क्या स्टेक पे, तुम्हारा क्या स्टेक पे, और अब ये लोग तय करें कौन सा रास्ता इन्होंने अपनाना है, कौन सा नहीं अपनाना है। लेकिन उन्होंने देश की जनता के नाम एक्चुअल में ये जो इसको वायरल किया है वो ये है कि वो जो कर रहे हैं उसको जनता से छुपा नहीं पा रहे। बंद कमरे की मीटिंग को उन्होंने वायरल करके ये बता दिया है कि मेरा स्टैंड ये है, और अब लोग सोचने पे मजबूर हैं कि राहुल गांधी सही है, सही राह पे जा रहा है। अब हम कांग्रेस और राहुल गांधी की जो वैचारिकी है उसके बारे में विचार करें। ये स्थिति है आज, ये स्थिति, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी सर अकेला तो कर नहीं सकता ये काम, और विपक्ष एकजुट होगा इस पे मुझे शक है सर। वो हो ही नहीं सकते ये सारे लोग एक साथ। देखिए, इनमें से आज भी कुछ लोग बीजेपी के लिए ही काम करते हैं। कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं कि राहुल गांधी अब सड़क पे लड़ाई को ला रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और लोकतंत्र में इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता। ये राहुल गांधी की जो लड़ाई है, ये भी आप ये मान के चलिए अगर ये फेल हुई तो बात खत्म है। एक बार कहते हैं कि मोदी ने किसी अपने एक दोस्त को कही थी ये बात, कि मैंने सारे नेता मैनेज कर लिए, लेकिन ये कोई कॉकरोच मैच नहीं हुआ, ये मैनेज नहीं हुआ। और उनका अरविंद केजरीवाल के बारे में कहना चाह रहे थे वो, तो मैनेज हैं सर सारे लोग आज के दिन। तो वो केवल राहुल गांधी को ही मैनेज नहीं कर पा रहे, उनकी विडंबना ये है।
और अब देश ये समझ रहा है कि जब हर एक नेता डरा हुआ है और उसको ब्लैकमेल होने का डर है, सबकी फाइलें हैं, सब ईडी सीबीआई और संस्थाओं के जरिए डराए धमकाए जा सकते हैं, ऐसे में एक आदमी पहाड़ की तरह खड़ा है और वो बार बार छाती ठोक के कहता है कि मैं नहीं डरूंगा और मैं आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हूँ। राहुल गांधी इस देश की राजनीति को दो धाराओं में ले आए हैं, या तो आप गोडसे के साथ हैं, वीर सावरकर वाली राजनीति के साथ हैं, बीजेपी की तोड़ने वाली राजनीति के साथ हैं, या आप कांग्रेस की राजनीति के साथ हैं जो सबको एक साथ लेके चल के पूरे आइडिया ऑफ इंडिया के साथ चलती है। तो अब एक वर्टिकल डिवीजन पूरे देश में हो चुका है। आप इधर हैं, लूट चल रही है सर, जो जिस पद पे बैठा वो लूट रहा है इस देश को। ठीक है, क्षेत्रीय दलों के मतदाताओं को ये समझना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि चलिए प्रदेश में आप उनकी सरकारें बनवाओ, लेकिन जब भी लोकसभा का चुनाव आए आप कांग्रेस पार्टी की मदद करो। तो उससे क्या है कि आपका जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है, आमतौर पर ये आप देखना कि पार्टियां जातियों पर आधारित हैं, तो उनके इंटरेस्ट वहां सर्व हो जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर आप कांग्रेस पार्टी की मदद करो ताकि भाजपा को, लेकिन अभी तो मदद ये समझ लोगों में पैदा करनी पोजीशन में कोई सी भी नहीं है जी पार्टी। कहाँ कौन सा मजबूत विपक्षी दल बचा? आप ये देखिए ना कि अब पिछले चुनाव में जो चोट पहुंचाई है वो अखिलेश यादव ने पहुंचाई है, उनको कम कर दिया ना, पहुंचा दी ना, इकट्ठे थे ये कांग्रेस और ये सब लोग। हाँ इकट्ठे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव को दोबारा से इस बात को समझना पड़ेगा कि और सबसे पहले तो उनकी परीक्षा 2027 में वो जा रहे हैं चुनाव में, तो अगर वो सबक हारने के बाद लेते हैं उसकी क्या स्थिति होगी, या चुनाव में जाने से पहले चीज़ों को समझ के जाते हैं, तो सारा कुछ स्टेक तो उन्हीं का है। तो वो अखिलेश यादव को इस समय आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय स्तर पर ना अखिलेश की कहीं प्रेजेंस है, और जब तक ममता थी ना ममता की थी ना तेजस्वी की है। तो ये अखाड़ा जो है ना अपने पूरे देश का जो है ये राहुल गांधी के हवाले कर रखा, और तो वो जितना संभव हो पा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को अगर सब लोग मिल के करेंगे तभी ये बात बनेगी, और कुछ नहीं है। और ये जो जिस तरह के नीतीश और नायडू जैसे लोग हैं, इनकी वजह से तो आज चल रही है भाजपा, और इनका हिसाब किताब भी लोग करेंगे वक्त आने पर, ऐसा तो है नहीं कि इनको छोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिला के जो जिम्मेवारी है वो केवल जनता के कंधों पे है, और राहुल गांधी अब सीधा संवाद उसी जनता से कर रहे हैं। जनता के विभिन्न वर्गों से वो मिलेंगे, उनकी शुरुआत हो रही है स्टूडेंट से मिलने की, कोटा जाएंगे, फिर पटना जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, तो नौजवानों से बात करेंगे। तो एक क्या है कि जो महात्मा गांधी ने जन जागरण किया था और जिस राह पर राहुल गांधी चल रहे हैं, तो उसके लिए लोगों के बीच जाना जरूरी है। और मैं तो अब ये कहूँगा कि भाई जहाँ राहुल गांधी जाएँ तो क्यों ना बड़ापन दिखा के तेजस्वी भी जाएं और अखिलेश भी जाएं और जो लोग हैं वो भी चले जाएं वहाँ पे, है? तभी बात बनेगी ना। तो ठीक है, कई बार लगता है कि ये विपक्षी दल मैनेज नहीं कर पाएगा, लेकिन जनता की बड़ी शक्ति है। पिछली बार आप देख लो 400 पार लग ही नहीं रहा था, लोगों को 400 पार नहीं होंगे। और एक चीज और है, दिया था मैं ये देख रहा हूँ, जिन लोगों ने पिछली बार कोशिश करी थी कि भाजपा को इस बार सत्ता में नहीं आने देंगे, उन्होंने भी तो कुछ चिंतन मनन करा होगा ना, यानी वो तय तो कर बैठे हैं कि निकालना है, तो अब शायद ज्यादा ताकत के साथ लगेंगे। ये तो नायडू वगैरह साथ चले गए, सत्ता में से तो रोक ही दिया था। पूरी तरह से रोक दिया था। और अब देश के, अब राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि निर्णय हो चुका 2029 के चुनाव का, ये तो हो चुका है। अब सिर्फ ये तय करना है कि भाई आपने जीतना है कि नहीं जीतना। लोग भाजपा को हरा चुके हैं। इस संदेश में उन्होंने बहुत बड़ी बात वहाँ कह दी है, और उन्होंने कहा है कि ठीक है आप गाली दीजिए, जितनी गाली देनी आपने कांग्रेस को, नीलकंठ होकर मैं पिए जाऊंगा, लेकिन आप अपने फर्ज को भी समझिए कि आपका क्या दायित्व है। हम तो गाली खा लेंगे, लेकिन लोगों की जो अपेक्षाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, अगर लोगों को ये पता चला कि भाजपा बार बार ताकतवर इसलिए हो रही है कि आप लोग उसे ताकत दे रहे हो, तो ये उनके हित में है नहीं। तो कह रहे हैं करो आलोचना, फिर भी मैं आपको प्यार करूंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने आह्वान भी किया है कि आप सब इकट्ठे हो। इससे ज़्यादा और राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? भाई व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेवारी निभा सकता है ना, तो वो निभा रहे हैं, और देश देख रहा है बड़ी अच्छी तरीके से। ऐसा तो है नहीं कि देश के लोग ना समझे, वो नहीं जानते। तो राहुल गांधी का ये जो 8-9 मिनट का संदेश है, इसका बहुत बड़ा असर हुआ है, और मुझे खुशी इस बात की कि एक बार महात्मा गांधी का पुनर्जन्म हो रहा है। गांधी पैदा हो रहे हैं। हमने वो दौर नहीं देखा था, लेकिन हम इस दौर को देख पाएंगे। गांधी के पास तो कुछ भी नहीं था, है? एक खास किस्म गांधी के पास असली फकीरी थी। अब वाले लोग थोड़े अलग तरह के हैं जी। देखिए, जब चोट लगती तो दर्द की आवाज़ तो सबके साथ एक से निकलती है।
नहीं, मैं तो वो हैरान था, वो आदित्य एक लड़का था बेचारा, हाँ। वो हॉर्मुज में मारा गया, उसके पिताजी सारा दिन नफरत फैलाते तो थे। देखिए, एक तो बड़ा उदाहरण यही है कि जब अपने चोट लगी तो क्या हुआ, और एक इस देश के नौजवानों के साथ में जो पेपर लीक वाला कांड हुआ, और आपने उसके बाद देखा वो बच्चे है ना जो पास्ता खा खा के बड़े हो रहे हैं, और हाँ, ये तो उसके ऑनलाइन अभियान से ही है डर ना। गए थे। हाँ, और लखनऊ में जिस तरह का प्रदर्शन काकरोच का वो दिल्ली वाले से कई गुना बड़ा था। और ऐसा नहीं है कि वो लोग अब निकलेंगे, छोटी छोटी जगहों पे जाएंगे, इलाहाबाद भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, हैदराबाद भी जा रहे हैं वो तो ये जो एंगर है एक तरह का, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है, ये जो आक्रोश लोगों में पैदा हो रहा है। और वो जिन्हें हम आराम तलब समझते हैं, हम जिन्हें मानते हैं कि बहुत ही आराम में पली हुई बच्चे हैं, अगर वो सड़क पर निकल सकते हैं तपती धूप में, तो आपको ये मानना चाहिए कि लोग अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। देश का मूड भाजपा के खिलाफ है, और अब इसको कैश करना ना करना विपक्ष के हाथ में। राहुल गांधी ने अपना फर्ज पूरा कर दिया और वो निकल भी रहे हैं इस लड़ाई में। तो कह रहा है अगला मैं 4000 किलोमीटर पैदल चलाऊं भाई, मुझे नहीं, पता है और राहुल गांधी साहब क्या अपेक्षा करते हो भाई? एक चीज जो है धर्मेंद्र जी, मैं तो ये समझ में नहीं आता कि राहुल पप्पू है, एक बार क्यों ना एक रिटन टेस्ट करा लिया जाए कि राहुल गांधी भी बैठ जाए उस परीक्षा में, और इनके जो है भाजपा के वो भी काबिल लोग बैठ जाएं, उसके बाद में एक इंटरव्यू हो जाए जैसे यूपीएससी का होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करा दो दोनों की इकट्ठे। तो एक बार को फैसला तो हो कि राहुल गांधी मोदी जी और राहुल की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो, नहीं, लाइव डिबेट। वो तो कई बार कह चुके हैं, तो ये भी कहते हैं कि मोदी की हिम्मत नहीं मुझसे आंख मिला ले। आज तक मोदी जी ने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, वो तो निकल लेते हैं चुपके से। तो सबको कह दिया उन्होंने, ठीक है 1 साल तक के लिए शपथ खाओ, विदेश नहीं जाएंगे, और जब से कहा उसके बाद में ये दूसरी यात्रा शुरू हो गई। ये हरियाणा में जो जिला अध्यक्ष बनी है अर्चना गुप्ता, हाँ, ये हर जिले में सम्मान समारोह करा रही हैं, तो यह तंगे पे चढ़ के जाएंगे? देखिए, एक तो इस सम्मान समारोह से क्या होने वाला है, और बड़ा सवाल ये है कि अब जितना भी संगठन है, आजकल जितने संगठन में लोग मायने रखते हैं सबके पास गाड़ियां हैं, वो सारी गाड़ियां घूमेंगी जिला स्तर पे, प्रदेश अध्यक्ष आ रही हैं, उन्होंने चेहरा दिखाना है, तो ये बर्बादी तो है ही। लेकिन इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, चूँकि ये नियम जो है ना, ये सारे जनता पे लागू होते हैं, इन पे नहीं होते। ये आलोचनाओं से परे है, नैतिकता के नियम इन पे लागू नहीं होती। बहुत ही अजीब किस्म के लोग हैं। आप ये देखें ना कि जरा सी बात कह दो, आप कहेंगे सनातन का अपमान कर दिया। अब राम मंदिर का चंदा आगे सर सनातनी कर रहे हैं ना, गोबर में चंदे के पैसे दबा रहे हैं। हाँ। गोबर में एक वो जो दिव्यांग हैं हमारे शंकराचार्य, वो एक दूसरे शंकराचार्य को ऐसा कुछ कह रहे हैं कि उन पे वो एक्ट लग गया, वो लगने वाला कौन सा है, और बड़ी शर्मनाक बातें हैं। तो ये चीज़ें मुसलमान तो नहीं कर रहा, क्रिश्चियन तो नहीं कर रहा। और अगर राम मंदिर के विनय कटियार ने कहा कि सब चोर हैं वहाँ बैठे हुए, जो राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़ा चेहरा था विनय कटियार का, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, अगर वो कह रहा है कि राम मंदिर में सारे चोर बैठे हैं, तो इससे सनातन की कौन सी प्रतिष्ठा? ये तो वही बात होगी, मुंह में राम राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। 4-5 महीने कर्मचारी ने काम किया, उसके यहाँ गोबर के ढेर में 10 लाख रुपए मिल गए, करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद लीजिए उसने। तो अब सनातन का अपमान नहीं हो रहा, इस समय चुप बैठे हैं। सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है यहाँ पे है। हाँ, और अखिलेश यादव को आप गाली दे रहे हैं कि उन्होंने ये क्यों कह दिया कि चोरी हो रही है, तो चोरी हो रही है तो कह दिया, अब आप सिद्ध करो कि नहीं हो रही। तो अब सनातन की इससे कैसे प्रतिष्ठा बढ़ रही, यही जान सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये सुविधा की राजनीति करते हैं, जो इनके लिए सूट करता है वो ठीक है, जो नहीं करता उसकी वो आलोचना करते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो उस विद्यार्थी के तरीके से हैं जो 6-7 विषयों में फेल हो गया, लेकिन हिंदी में बाकायदा उसके वो पास हो गया था, अच्छे नंबर आ गए, उसे दिखाया जाए कि देखो मेरे हिंदी में नंबर इतने, देखो मेरे हिंदी में नंबर इतने। भाई इससे तो अगले कक्षा में भी नहीं जा रहा, लेकिन पढ़े उसी चीज़ के पीछे, और ताली बजाने वालों को कमी नहीं है। तालियां तो बजती रहती हैं सर। तो ये स्थिति है। अल ब्रूनी की एक किताब है सर, हाँ, वो 1100 कुछ में आया था भारत। उसने बेचारे ने संस्कृत सीखने की कोशिश करी, किसी ने सिखाई नहीं, तो मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठ बैठ के संस्कृत उसने सीखी। तो उसमें एक जगह कोट है, मैं कभी विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे अपन, लेकिन उस समरी जो है उसकी वो ये है कि भारत के लोग हैं ना, उसको अपने अज्ञान पे इतना भरोसा है कि उसको वो ज्ञान मान के बैठे रहते हैं। और बोला खास बात यह है कि वो उस अज्ञान को भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे ना। और ये बात वो लिख रहा है सर 1100 में। आज 2026 है, हम आज भी वैसे ही हैं। अब देखिए ना कि जैसे गणेश जी की प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी हुई थी, अगर वो विधा हम पूरी दुनिया को बता देते उस समय कि कैसे यहाँ सर
हर साल लड्डू गोपाल को बुखार चढ़ते हैं सर, उसको लगा के अब देखते हैं लोग। भगवान जगन्नाथ जो है क्वारंटाइन में चले गए इस समय 15 दिन। भगवान श्री कृष्ण भी सोच सोच के मतलब इनके कर्तव्य देख देख के हैरान होते तो होंगे। उनको वायरल इन्फेक्शन हो गया, और सुखद बात यह है कि उनका आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाएगा, है ना। क्या मतलब तो जियो चूके यही हमारी संस्कृति है, हमारी भगवान में सभ्यता है। आस्था रखना, विश्वास रखना एक अलग चीज है, हाँ। लेकिन अंधविश्वास पे पूरी जिंदगी मतलब ढोना, उसको क्या मायने रखती हैं वो चीजें। तो ये तो सारा भरा पड़ा है ये चंपत राव से। चंपत राव बिजनौर के हैं जी। हाँ, हमारे बिजनौर जिले के। तो बहुत देखिए सब जगह महान लोग थोड़ी पैदा होते हैं, और वो भी बड़े महान है, ये छोटा काम है। तो ये है, चलता रहता है दोस्तों। लेकिन अगर विपक्ष को सत्ता में आना है तो वही फॉर्मूला एक दिन अपनाना पड़ेगा, एक के सामने एक का। उस दिन ये कहीं नहीं ठहर सकते, लेकिन तब तक के लिए आप कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सही ये है, प्रतिरोध एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, जनता अगर 5 साल उन पर चेक नहीं लगाएगी तो कोई बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए गलत नीतियों का, गलत बात का प्रतिरोध करें। समुदायों के प्रति नफरत मत पालें। आप उस जो आदित्य शर्मा नाम शायद उनका भाई का था, वो जो दुनिया से चले गए, आज उनके पिताजी जो दूसरों की मृत्यु की बात करते थे, आज वो किस हालात में होंगे आप सोच सकते हैं। इसलिए नफ़रतें हमेशा खुद को नुकसान पहुंचाती हैं। समुदायों के प्रति नफ़रत मत पालिए। और भारत में इतने सारे रिलीजन हैं, इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे क्षेत्र हैं, इसमें अगर नफ़रतें हम एक दूसरे के प्रति पालेंगे तो हमारा जो जीना हराम हो जाएगा। तो प्रेम रखिए और राजनीति पे नज़र रखिए। चलती रहती हैं सारी पॉलिटिकल बातें। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अपने विचार जरूर रखना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।